अब ये सूरत हाल कितनी चैलेंजिंग है, इससे निपटा कैसे जाए और आगे के लिए हालात कितने ख़राब हैं, आगे की पेशगोई क्या हो सकती है मौसमियाती एतबार से, इस पर हम बात करेंगे। काशिफ मजीद साहब डिज़ास्टर एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो हालात इस वक्त यूरोप के तमाम ही ममालिक में पैदा हुए हैं, अब ये कितने दिन ऐसे ही चलेंगे? इस तबाही से वो लोग कैसे निपटें? ये जो चैलेंज आ पड़ा है, ये दुनिया के दीगर ममालिक के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? जी, आपने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को फेस करनी पड़ेंगी, और जो यूरोप की जो हीट वेव्स आई हुई हैं वहाँ पे, बेसिकली उसके पीछे एक क्लाइमेट फिनोमिना है जिसे क्लाइमेट ओवरशूटिंग कहते हैं, जिसमें टेम्परेरीली जो है टेम्परेचर 1.5 डिग्री जो पेरिस एग्रीमेंट में सेट किया था कि हमने इससे नीचे एवरेज टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को नीचे रखना है, तो टेम्परेरी 1-2 साल के लिए जो टेम्परेचर है ओवरशूट कर जाता है। तो उसने यूरोप की पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया हुआ है, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, लेबर प्रोडक्टिविटी है, कोई भी सेक्टर आप उठा के देख लें, अभी उस पर 2000 हलाकतें हो चुकी हुई हैं। तो ये सारा सिनेरियो हमें बता रहा है कि वो रीजन जो कि पहले जो सिनेरियो जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, ख़ासतौर पे पाकिस्तान या अफ्रीका के लिए सुनने में आता था, वहाँ पे जो वल्नरेबिलिटीज़ आती थी, फ्लड से लोग अफेक्ट होते थे, हीट वेव से लोग मरते थे, वही चीज़ जो यूरोप जो एक बड़ा कंजम्पशन हब भी है, जहाँ पे पाकिस्तान की और ज़्यादातर जो स्पेसिफिकली चाइना का और इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे जो है कंजम्पशन वहाँ पे होती थी। तो ये एक बड़ा हब जो है वनरेबल हो गया है, और वहाँ पे ना सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है, आपका जो पूरा एग्री वैल्यू चेन है वो उसके टेम्परेचर राइज की वजह से वो इफेक्ट हो रहा है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ जो देखने की है कि जो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जब वो इफेक्ट होगा और जब वहाँ पे एनर्जी बिल्स इंक्रीज होंगे और लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है जब वो कम होगी, तो लाजमी तौर पे जो हमारी जो एक्सपोर्ट होती है यूरोप की तरफ, वो उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा। यूरोप में आपने जैसे कहा कि चमड़ा भी है, हमारी टेक्सटाइल की बहुत बड़ी मार्केट है, हमारे फूड की बहुत ज़्यादा, आपकी राइस जो है वहाँ पे पाकिस्तान की वहाँ पे जाती है। तो लाजमी तौर पे वहाँ पे जब कंज्यूमिंग पावर जो है वो रिड्यूस होगी, वहाँ पे वल्नरेबल ख़ास तौर पे उनके मैस लेवल के ऊपर, चाहे वो आप जर्मनी ले लें, चाहे वो यूके ले लें, जहाँ पे आपकी ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स होती हैं, तो लाजमी तौर पे आपकी फैक्ट्रीज़ के ऊपर उसका इम्पेक्ट पड़ेगा। आप खुद वनरेबल हैं, आपकी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो क्लाइमेट वनरेबल हैं। तो पूरा आप इस तरह सिनेरियो समझ लें कि पूरा ग्लोब इस वक्त क्लाइमेट क्राइसिस के अंदर है। कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसा खिता आप मुझे बताएं जो कि क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट ना हुआ हो। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, यूएसए ले लें, अभी आप रिसेंटली अगर फीफा के वर्ल्ड कप के मैचेस देख रहे हैं, वहाँ पे जो वाटर ब्रेक्स हैं वो ली जा रही हैं, और फिर वहाँ पे खिलाड़ियों की बुरी हालत है। तो वो मतलब आप देखें कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी वो भी पूरी तरह, क्योंकि आपको पता है यूरोप में खासतौर पे ओपन स्पोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, चाहे वो टेनिस ले लें, चाहे फुटबॉल ले लें। तो जब ये इस तरह की क्लाइमेट होगी, तो जो वो लीग्स के मैचेस होते हैं, फुटबॉल लीग्स के, जब फुटबॉल ये वर्ल्ड कप खत्म होगा, तो उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर उसकी रीस्केड्यूलिंग के ऊपर भी। तो ये एक पूरा डायनामिक्स है जो शिफ्ट हो रहा है। तो काशिफ, अब ये ज़ाहिर है चूँकि एक नेचुरल डिज़ास्टर है ये, अब ये वो ममालिक हैं यूरोप के जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुके हैं, तो इसको टेक्नोलॉजी वर्सेस नेचुरल डिज़ास्टर कहा जा सकता है, और नेचुरल डिज़ास्टर ने इस वक्त हर तरह की आला टेक्नोलॉजी को भी इसमें शिकस्त दे दी है। तो फिर ये इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस चैलेंज से निमट सकते हैं, या फिर सिर्फ हालात के रहमो करम पर ही हैं अभी ये लोग? देखिए, बात सुने, टेक्नोलॉजी जो है ना वो एक खास हद तक आपकी मदद कर सकती है। उसकी एक एग्जांपल आप सोलर की तरफ ले सकते हैं कि सोलर टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से उनको एक चीपर एनर्जी मिल सकती है वहाँ पे। लेकिन और वो भी ज़्यादातर जो है वो चाइना की तरफ से आपको इंपोर्ट करते हैं। तो जब आप इस सिनेरियो में आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी का रोल बहुत लिमिटेड है, क्योंकि क्लाइमेट ने जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लाजमी तौर पे आपको कूलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके लिए आप ख़ास तौर पे यूके में और जर्मनी और फ्रांस के अंदर कूलिंग का जो इन हाउस कूलिंग का कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। हीटिंग का है लेकिन कूलिंग का नहीं है। जब ये पूरा हाउसिंग के अंदर, पूरे इंडस्ट्री के अंदर जब ये चेंजेस आएंगी तो कितना टाइम पीरियड लगेगा।
तो इस सारे में जितनी भी बेहतरीन आपके पास टेक्नोलॉजी हो, लेकिन आप टाइम को बीट नहीं कर सकते। अगर आपने 2-3 साल में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगे, यानी कि सोलर को लेके आने में, कूलिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आने में, चाहे वो एसीज हैं या कोई और कूलिंग मैकेनिज्म है, जब वो आप लेके आएंगे तो मेरे ख्याल में 2 से 3 साल लगेंगे। इस पूरे सिनेरियो के अंदर क्या कुछ तब्दीली आ जाती है, कितनी ड्रेन होती है इकोनॉमी, ये एक बड़ा चैलेंजिंग और एक बड़ा क्वेश्चन है जिसे हमें भी देखने की जरूरत है। ऑफ कोर्स यूरोप तो देखेगा, क्योंकि वो हीट जो कंट्रीज फेस कर रहे थे, पाकिस्तान तो हर साल फेस करता है। तकरीबन 8 से 9 बड़े क्लाइमेट इवेंट्स जो हैं, चाहे वो हीट वेव्स हों, चाहे वो फ्लड्स हों, ड्राउट्स हों, ये पाकिस्तान फेस करता है और उसके बिलियंस ऑफ इकोनॉमी उसकी जो है वो आपके फ्लड्स की नजर हो जाती है। सही। और ये जो हीट है, जो ज़ाहिर है इसका जो एक माशी नुकसान है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं और तमाम ही ममालिक में हो रही हैं वो एक इसकी हौलनाकी को मज़ीद शिद्दत दे देती हैं। तो अब ये आगे आने वाले दिनों में भी सूरत हाल चंद महीनों में यही रहनी है या कुछ वक्त के साथ साथ ये बेहतरी हो सकती है और इन कैजुअलिटीज़ में कमी आ सकती है? देखिए, कमी तो आएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है, जो समर सीजन जैसे ख़त्म होगा, ऑफ कोर्स वहाँ पे बारिशें जो शुरू होंगी, आप जो उनके वेदर पैटर्न्स हैं वो होंगे, लेकिन जो डैमेज वो आपको डाल चुके हैं, जो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है, क्योंकि आप इस गर्मी में इस पूरे 1-2 महीने की जो स्ट्रेस से जब आप गुजरेंगे, तो अगला जो आपका जो सीजन आएगा वो जो है उसमें कोप अप करने में उसको मुश्किलात पेश आएंगी। और फिर आपके विंटर्स भी वहाँ पे काफ़ी माइल्ड हो चुके हुए, वो विंटर्स उस तरह नहीं है जैसे यूरोप उससे उसको लेता है विंटर को। तो ये जो पूरा जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है और ये जो क्लाइमेट ओवर शूटिंग हो रही है, हो सकता है कि ये टेम्परेचर नीचे आ जाए अगले सालों में, लेकिन वो किसी और शक्ल में, ड्राउट्स की शक्ल में या वाटर शॉर्टेज की शक्ल में, या फिर फ्लडिंग। आपको पता होगा कि यूरोप के अंदर फ्लडिंग भी काफ़ी कॉमन हो चुकी है। तो ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो फ्लडिंग की, हीट वेव्स के लिए रेजिलिएंट नहीं है, ठीक है। इवन की ह्यूमन साइड है, हम गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम तकरीबन 50 डिग्री तक भी, आपको पता 48 से 50 तक हमारे जैकबाबाद और बहुत सारे सिंध के रीजन्स हैं जो इस गर्मी से गुजरते हैं, हम लोग उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी लिविंग स्टाइल्स इस तरह के हैं कि हम चीज़ें, लेकिन यूरोप को उनको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक कल्चरल शिफ्ट भी है कि कल्चरली जो वो समर को एंजॉय करते थे, यानी समर वेकेशंस पे जाते थे, टूरिज्म करते थे, वो पूरा का पूरा टूरिज्म पैकेजेस और टूरिज्म के डेस्टिनेशंस जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी। जब वो शिफ्ट होंगी तो आप खुद इमेजिन करें कि शिफ्ट करके कहाँ पे जाएंगे। यूएस से पहले उसी तरह गर्म है, ऑस्ट्रेलिया, आप जहाँ भी कोई भी रीजन देखेंगे वहाँ पे कोई ना कोई क्लाइमेट एक्सट्रीम चल रहा है। तो दुनिया को आप सोचना पड़ेगा कि हम और जो पेरिस एग्रीमेंट में 1.5 डिग्री तक कर्टेल करना है टेम्परेचर को, उस पर नहीं रहेंगे तो ये दुनिया का पूरा सोशियो इकोनॉमिक और कल्चर और वेदर पैटर्न, क्लाइमेट पैटर्न इज गोइंग टू चेंज। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वाटर अवेलेबिलिटी। वो आपने इसमें यूरोप में देखिए कि वाटर अवेलेबिलिटी को अगर हमने इंश्योर कर लिया तो बहुत सारी चीज़ों से इंशाल्लाह हम बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ मजीद साहब, वल्नरेबिलिटी एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।